सिंधिया की आप बात कर रहे हैं और जाहिर बात है कि 19 की बात हम लगातार सुनते भी रहे, चर्चा करते भी रहे, क्योंकि 19 ये वो साल था जहां पर सिंधिया की हार होती है और बड़ी हार होती है। सिर्फ हार नहीं, एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन उससे पहले के जो चुनाव थे वो लगातार ना सिर्फ जीत रहे थे बल्कि बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। लेकिन 2019 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया की इतनी बड़ी हार हुई, इतनी करारी हार हुई? क्या सिंधिया ने पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा? क्या बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई थी? जीतू पटवारी एक सीट के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, जो आज उनकी बैठक भी बुलाई थी उन्होंने कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो 29 सीटों के आसपास हैं मध्य प्रदेश में, तो किस तरह से वो जीती जाए, किस तरह से उनके ऊपर जीत दर्ज की जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो बहुत आशाजनक प्रदर्शन नहीं था, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्या एक बार फिर से जीतू पटवारी पार्टी को स्टैंड कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? और क्या नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। 30 सितंबर 2001 की वो तारीख जो कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार को गमगीन कर गई होगी, लेकिन एक ये बड़ा मौका था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि वो अपनी राजनीतिक धाक जमा सकें। इस दिन आपको बता दें, माधवराज सिंधिया की एक हवाई जहाज हादसे में मृत्यु हो गई थी और 18 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपने पिता की सीट गुना से चुनाव लड़ने का फैसला किया और 24 फरवरी को वह 4,50,000 के मार्जिन वोट से जीत हासिल कर सांसद बन जाते हैं। और ये पूरा उनका जो सांसद बनना और कांग्रेस पार्टी में उनकी धाक जमाना वहीं से ही शुरू हो जाती है। आपको 2004 का भी यहाँ पर बताएं तो 2004 के आम चुनावों में क्या हुआ था। यहाँ पर फिर दोबारा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से टिकट पाते हैं और 3,30,000 वोटों से जीतते हैं और बीजेपी के हरिवल्लभ शुक्ल को हराते हैं, जो उस समय दूसरे नंबर पे थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 2014 की, जहाँ पर लगातार अब 3 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से जीते थे और इस बार मार्जिन था 5,17,036 वोटों का, यानी 52% वोट पिछले 2 बार से यहाँ पर ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिले। इस बार फिर दोबारा बीजेपी के प्रत्याशी बदले। जयभान सिंह पवैया यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे। बात करें 2009 की, फिर दोबारा यहाँ पर कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 लाख वोटों से आगे हैं और बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा, जो कि पूर्व गृह मंत्री यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, शिवराज की सरकार में, वो उनके सामने यहाँ पर खड़े थे। लेकिन 2009 में सिंधिया के आगे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 का समय कुछ ऐसा आया कि सिंधिया के लिए सब बदल गया। कृष्णपाल यादव उनको 6,14,000 वोटों से हरा देते हैं, यानी उनको 6,14,000 वोट यहाँ मिलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4 लाख, यानी 2 लाख के अंतर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर हार होती है और वो दूसरे नंबर पे होते हैं। मानो 2019 से ही यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई हो और वहीं से उदय होता है सिंधिया की राजनीतिक पारी का दूसरा सत्र, यानी यहाँ से वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और फिर दोबारा यहाँ पर सांसद बनने की सोचते हैं। लेकिन उस बीच 2019 में हारने के बाद चुनाव सीधा 2024 में होने थे, तो उनको राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया जाता है और 2021 में जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनको उड्डयन मंत्रालय दिया जाता है। लेकिन अब 2024 का वक्त आ गया है और फिर दोबारा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी धाक गुना सीट पर जमाना चाहते हैं। लेकिन ये गुना सीट शायद उनके लिए खाली ना हो, क्योंकि बीजेपी हर बार यहाँ पर अपना कैंडिडेट बदलती रही है। सिर्फ कारण थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इस बार भी ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही इस सीट को बीजेपी अपने लिए रखना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, ज़्यादातर नेता यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उतना विश्वास नहीं करेंगे जितना विश्वास वो बीजेपी के किसी दूसरे नेता पर करें। यहाँ पर हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को फिर दोबारा से 2009 के बाद अब तो 24 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, या फिर एक बड़ा चेहरा यहाँ पर बीजेपी के पास है जो 2023 में रूस गया था। वो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान। क्या पता कि दक्षिण की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको लोकसभा की गुना सीट जो है वहां से मौका मिल जाए और फिर दोबारा ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्ता कट जाए। और इस बीच कई सवाल उठते हैं कि क्या इतने सालों की मेहनत जो उन्होंने बीजेपी में करी,
जो बीजेपी की सरकार यहां पर मध्य प्रदेश से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी उसको वापस मध्य प्रदेश में लाए। तो क्या उसका नाम इनको बस यही मिलेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखा जाएगा, सिर्फ मंत्रालय देकर चुप्पी वो साध लेंगे, या फिर अब 2024 में एक बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि 2024 में बीजेपी हैट्रिक मारना चाहती है, लेकिन हैट्रिक मारने के आड़े कई सारी चीज आ रही हैं और उनके खुद के नेता भी उनके आड़े आ सकते हैं। जब ये 5 विधानसभा चुनाव निपटते हैं तो उसके बाद अटकलें शुरू होती हैं कि बड़े नेता आपसे खफा हो गए, और जो ये बड़े नेता खफा हुए हैं कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब बीजेपी को देगी। और ये टाइटल चल पड़ा था, ये कह लीजिए एक तकिया कलाम चल पड़ा था कि 2023 में जो हुआ लेकिन 24 में बीजेपी की खैर नहीं। ये बात यहाँ पर जनता करती हुई नजर आई। लेकिन अगर सिंधिया का फिर दोबारा यहाँ पर पत्ता कटता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चलते यहाँ पर सिंधिया फिर दोबारा बड़ा पलटवार यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी बाजी पलट कर रख सकते हैं और मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान यहाँ पर भाजपा को उठाना पड़ सकता है। यही कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज हम अमन सर से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश में खासकर सिंधिया और शिवराज को लेकर क्या सोच रही है। लेकिन ज्यादा चांस यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजर आते हैं, क्योंकि गुना के पिछले 5 या 6 चुनाव निकाल के देखा जाए तो दबदबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है। अमन सर से यहाँ पहला सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर गुना से फिर दोबारा सिंधिया को मौका मिल सकता है या फिर वो अभी भी राज्यसभा सांसद ही रहेंगे और कोई मंत्रालय उनको फिर दोबारा दे दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं और जाहिर बात है कि 19 की बात हम लगातार सुनते भी रहे, चर्चा करते भी रहे, क्योंकि 19 ये वो साल था जहां पर सिंधिया की हार होती है और बड़ी हार होती है। सिर्फ हार नहीं, एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन उससे पहले के जो चुनाव थे वो लगातार ना सिर्फ जीत रहे थे बल्कि बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। लेकिन 2019 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया की इतनी बड़ी हार हुई, इतनी करारी हार हुई? क्या सिंधिया ने पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा? क्या बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई थी? और क्या गुना में जो लोकप्रियता थी सिंधिया की क्या वो खत्म हो गई? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो लगातार उठते रहे। आपने जिक्र किया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसी बात से उनसे खफा भी थी। लेकिन इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, 2018 की बात करना चाहेंगे। दौलत की 2018 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है मध्य प्रदेश विधानसभा में और सरकार बनाती है। लेकिन उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में तकरार थी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है कमलनाथ और सिंधिया के बीच में। लेकिन इन तकरारों के बीच में सिंधिया का जो नाम है वो पीछे छूट जाता है और मुख्यमंत्री पद मिलता है कमलनाथ को। तो यहीं से मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के साथ में उनकी नाराजगी है वो यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई थी और लगातार आपस के जो रिश्ते थे उतने बेहतर नहीं रह गए। 2019 का चुनाव जो कि सब मान के चल रहे थे कि गुना बहुत सुरक्षित सीट है, वहाँ पर बीजेपी को हार ही मिलेगी, कोई भी ये मानने को तो राजी नहीं था कि वहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगी। लेकिन देखिए जो आंकड़े आपने पढ़े उसके हिसाब से कितने लाख वोटों के अंतर से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार हो जाती है। तो आपस का जो रिश्ता था यहीं से खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन अब क्योंकि 2024 का आपने जिक्र किया है कि क्या राज्यसभा से ही सिंधिया रहेंगे या फिर एक बार फिर अपने हुनर को आजमाते हुए नजर आएंगे गुना में, कि भाई उनके क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें दर्ज की हैं, जीत हासिल की है, तो क्या एक बार फिर से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर यहाँ से कोई बड़ा चेहरा, यानी कि जो आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की लगातार बात हो रही है, तो क्या वो गुना की सीट होने वाली है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सिंधिया जो है वो राज्यसभा के टिकट पर ही एक बार फिर सदन में नजर आएंगे, मौजूद नजर आएंगे? तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे, और क्या जो गुना की पारंपरिक सीट मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी की अब उस सीट से उनका वर्चस्व खत्म हो गया है? बड़ा सवाल एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी से आखिर सिंधिया के स्थान पर यहाँ से कौन सा बड़ा चेहरा नजर आएगा, कौन सा बड़ा नाम नजर आएगा? क्योंकि गुना की जो सीट है ये अगर देखें दौलताब तो लगातार कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से एक रही है, और यहाँ पर हार का मतलब ये था कि वाकई सिंधिया के साथ में जो तालमेल की अभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रहा होगा, उसका एक खामियाजा था। तो क्या एक बार फिर 2024 में जो सिंधिया गुना से चुनाव न लड़कर कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद ही बने रहना चाहते हैं, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो क्या शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जाएगा? क्योंकि वो भी बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा है। बीजेपी ने कहा है कि उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वैसे भी मोहन यादव जो है कहीं ना कहीं शिवराज के औरे से, शिवराज की जो उनका कह सकते हैं कि लोकप्रियता, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफजदा है, और लगातार जो
खबरें सामने आती रही हैं दौलत की भाई अगर शिवराज सिंह चौहान केंद्र में चले जाते हैं तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो क्या वैसे ही होने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान जो है सांसद का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में आएंगे, उसका मंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश को छोड़कर वो कह सकते हैं केंद्र की सरकार में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे? तो सवाल कही है, लेकिन फिलहाल कयासों के बाजार गर्म है कि सिंधिया यहां से चुनाव न लड़कर कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद बने रहेंगे और हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जो गुना की महत्वपूर्ण सीट है वहां से चुनाव में उतरते हुए नजर आ जाए। जी सर, क्या ये 2024 जो है ये आखिरी लम्हा होगा कि जब सिंधिया पहचान जाएंगे कि वो दरकिनार लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं और इस बार बगावत वो बीजेपी के साथ भी कर देंगे? क्योंकि 19 से देखा जाए तो 19 में कांग्रेस की सीट पर वो लड़ते हैं, हार हो जाती है तो तालमेल खराब हो जाते हैं 18 से, फिर ये इसका प्रभाव 19 में भी पड़ता है क्योंकि कहा जाता है कि सिंधिया के वोट काटे गए, इसलिए सिंधिया जो है पार्टी के बड़े नेताओं पर भड़के हुए हैं, इसलिए लगातार तकरार चल रही है। फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी में कहा गया कि आते ही तुरंत उनको सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहां बाजी मार जाते हैं, फिर से उन्हें ही सीएम बनाया जाता है। फिर 2023 तक का वो इंतजार करते हैं, भले ही बीच में उनको यहाँ पर मंत्रालय दे दिया जाता है, लेकिन 2023 तक का इंतजार करते हैं। फिर उनका नाम सीएम के लिए उठना पड़ता है, उठना शुरू हो जाता है, फिर उनको दरकिनार किया जाता है, फिर कहा जाता है कि उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे, चिंता ना करें, लेकिन फिर दोबारा उनको दरकिनार किया जाता है। तो क्या 2024 का वो आखिरी लम्हा होगा कि वो ये दरकिनार वाली चीजें नहीं सहेंगे और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे, जिसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि विदिशा सीट से वो लड़े हैं लोकसभा चुनाव, तो क्या उनके ट्रांसफर के चलते यहाँ पर सिंधिया को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा? और सिंधिया को नुकसान हुआ तो क्या वो बीजेपी को नुकसान देंगे? देखिए बिल्कुल और स्पष्ट बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए वर्चस्व की लड़ाई है, गुना और जो आसपास का ग्वालियर पूरा क्षेत्र है, और हम बात भी करते रहे हैं जिस तरह से कि चंबल का पूरा क्षेत्र जो यहाँ पर जो सिंधिया परिवार, इनकी तूती हमेशा से बोलती रही है, गढ़ माना जाता है इनका, और यहाँ पर जीत दर्ज करना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए हमेशा से सपना रहा है। लेकिन जिस तरह से ग्राफ लगातार बीजेपी का कह सकते हैं यहाँ पर मजबूत हुआ है और कांग्रेस पार्टी का लगातार गिरा है, उससे ये बात तो समझ में आती है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट नहीं खोना चाहती होगी। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सिंधिया वाकई बीजेपी में आने के बाद खुश हैं, क्या बीजेपी के साथ में चलने में खुश हैं? क्योंकि बारंबार ये देखा गया है, अभी तक भी ये देखा गया है कि उन्होंने खुलकर एक बार भी आज तक राहुल गांधी के ऊपर अटैक नहीं किया है, प्रियंका गांधी को नाम लेकर उन्होंने नहीं बोला है। तो ऐसे में जो लगातार बातें उठ रही हैं कि क्या सिंधिया की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हो सकती है, क्या कांग्रेस में जो कहा जब भी जा रहा था कि क्या बीजेपी से खफा होकर वो वापस वापसी का रास्ता देखेंगे? क्योंकि जिस सपने के साथ में बीजेपी के साथ जुड़े थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और लोग भी ये बात कह रहे थे कि जब हेमंत बिस्वा बन सकते हैं असम में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी जाने के बाद, तो आखिर सिंधिया ने ऐसा क्या गुनाह किया है? आप देखें एकनाथ शिंदे को आपने सीएम बना दिया महाराष्ट्र में, तो आखिर सिंधिया ने क्या ऐसा गुनाह किया? जबकि शिवराज सिंह चौहान पद से हट ही चुके थे, तो सिंधिया को ट्राई क्यों नहीं किया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या सिंधिया इस बात से खुश है? क्या वाकई वो पूरे मन से बीजेपी के साथ इस समय नजर आ रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं कि फिलहाल राजनीति में बड़ी उठापटक होने वाली है लोकसभा 2024 के चुनाव में, उससे पहले कई तरह के कह सकते हैं एंगल बदलते हुए नजर आएंगे। अब इसमें सिंधिया किस तरह से दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत अहम हो जाएगा। जी सर, एक नाम बड़ा चर्चित हो रहा है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की तरफ से वो नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी जब भी उनके सामने आती है थोड़ी हिचकिचाहट बीजेपी की होती है। वो नाम जीतू पटवारी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जब से उनको यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, लगातार शिवराज सिंह चौहान से हमदर्दी और सिंधिया पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी बनाई है कांग्रेस ने कि लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया को अपने पाले में लेने के लिए कोई जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जो दो मुहा वार कर सके, कि एक तरफ से तो पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला करके, और दूसरी तरफ से सिंधिया को एक दूसरे हाथ से अपनी तरफ भी कर रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी कांग्रेस की है कि बीजेपी को अब तोड़ने वाली स्ट्रेटजी अब कांग्रेस अपना रही है? जैसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है। देखिए मुझे यहाँ तक लगता है कि आपने सही कहा, जीतू पटवारी का जिक्र किया, शिवराज सिंह के लिए उन्होंने कितनी सिंपैथी अपने दिखाई, और आज भी उनका बयान अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि भाई दूल्हा तो कोई और बना और दुल्हन किसी और को मिल गई, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से जीतू पटवारी एक सीट के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, जो आज उनकी बैठक भी बुलाई थी उन्होंने कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो 29 सीटों के आसपास हैं मध्य प्रदेश में, तो किस तरह से वो जीती जाए, किस तरह से उनके ऊपर जीत दर्ज की जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है वो बहुत आशाजनक प्रदर्शन नहीं था, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्या एक बार फिर से जीतू पटवारी पार्टी को स्टैंड कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, और क्या शिवराज सिंह चौहान
कि वो जिस तरह से वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि यहाँ पर वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, इसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, मोहन यादव के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या भविष्य में शिवराज सिंह चौहान को करीब लाकर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? देखिए, राजनीति में दौलत कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़े दल टूटे हैं, बड़े से बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, तो क्या एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल सिर्फ कयासबाजियों में है, लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के आसपास जरूर कुछ बड़ा होने को है। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव से पहले कयासबाजी, बयानबाजी लगातार यहाँ पर चल रही है। कयास ये भी लग रहे हैं कि लोकसभा में सिंधिया उतरेंगे, और अगर सिंधिया उतरते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा दिलाएंगे। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थक यहाँ पर सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा हावी होने देंगे या नहीं? बड़ा सवाल अभी भी यही रहेगा, और जिसका जवाब कहीं ना कहीं 2024 में जब बीजेपी की लिस्ट आएगी यहाँ पर अपने दावेदारों की, तभी साफ होगा। तब तक के लिए बाकी देश दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।